नमस्कार। दिन भर की प्रमुख खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, लगातार पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम चाहते हैं कि हमारा और आपका ये संबंध और मजबूत हो, और इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक दी गई है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की प्रमुख खबरों पर एक नज़र। महिला कार्यकर्ताओं के पीछे पड़ी दिल्ली पुलिस, जमानत मिलने पर फिर धरा। अधिकारियों से बोली केंद्रीय मंत्री रेणुका, बेल्ट से ठोकना जानती हूँ। रामदेव का गोरख धंधा, कोरोना पीड़ितों पर काढ़ा का ट्रायल चाहती थी पतंजलि। कोर्ट ने अहमदाबाद अस्पताल को डूबता हुआ टाइटैनिक जहाज बताया। योगी बनने चले मजदूरों के ठेकेदार, तो राज ठाकरे ने किया पलटवार। आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण से। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, लड़कियों की आज़ादी से जुड़ी मुहिम, पिंजरा तोड़ की 2 महिला कार्यकर्ताओं देवांगना कलिता और नताशा नरवाल को 2 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इससे पहले उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले में रविवार को उन्हें जमानत दे दी गई थी, लेकिन जमानत मिलने के कुछ ही पल बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को दंगे से जुड़े एक कत्ल के आरोप में फिर से गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस की शुरुआती एफआईआर के मुताबिक इन छात्राओं पर फरवरी में दिल्ली के जाफराबाद इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन कराने के दौरान ड्यूटी पर तैनात सरकारी अधिकारी को काम करने से रोकने और उनका आदेश न मानने, उन पर हमला करने, दूसरे लोगों का रास्ता रोकने और दंगा कराने का आरोप लगाया गया था। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अजित नारायण ने कहा कि ये चार्ज सही नहीं है, ये आरोप सही नहीं है और ये अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग कर रही थी, इसलिए उनको तुरंत ज़मानत दे दी गई। लेकिन इस ज़मानत से खफा या बौखलाई दिल्ली पुलिस ने फिर दूसरे आरोप उन पर लगाए और उन्हें फिर से पेश किया और फिर 14 दिनों की रिमांड मांगी, जो कि अदालत ने नहीं दी। उन्हें केवल 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। तो ये पूरा जो मामला है, इसको आप देखें कि किस तरह से दिल्ली पुलिस पिछले 3-4 महीनों से लगातार जो कार्यकर्ता प्रदर्शनों में शामिल थे, सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनों में शामिल थे, उनको फंसा रही है तरह तरह के आरोप लगाकर। दिल्ली के दंगों से उनको जोड़ा जा रहा है, जबकि दिल्ली के दंगों के लिए जो असल जिम्मेदार हैं वो खुला घूम रहे हैं। उनके खिलाफ ना तो एफआईआर हो रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है। वो कपिल मिश्रा वैसे ही आज़ाद घूम रहे हैं, वैसे ही प्रवेश वर्मा घूम रहे हैं और वैसे ही अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, जो गोली मारने की बात लोगों से करवा रहे थे, उनके वो भी मुक्त हैं। इसी तरह से इस दंगों में जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो भी साफ साफ पता चल रहा है कि केवल उन्हीं लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो इन प्रदर्शनों में शामिल थे, सीए और एनआरसी के प्रदर्शनों में, और उन्हें ज़बरदस्ती इन दंगों से जोड़कर इन पर ऐसी धाराएं लगाई जा रही, जैसे कत्ल की धारा लगा दी गई है, आतंकवादी निरोधी कानून की धाराएं लगाई जा रही हैं और राजद्रोह की धाराएं लगाई जा रही हैं। तो कुल मिलाकर पूरा खेल जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि किसी भी तरह से विरोध को कुचलो, जो विरोध प्रदर्शन करते हैं उनको दबाओ। ये दमनकारी एक चक्र चल रहा है दिल्ली में, जो जाहिर है कि केंद्र सरकार के इशारे पर चल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन होती है और गृह मंत्रालय के निर्देशों के हिसाब से ही चलती है। इसमें दिल्ली सरकार का कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका नहीं होती है। तो एक के बाद एक इस तरह की चूँकि घटनाएं हो रही हैं। सफूरा जरगर की घटना है, जो कि गर्भवती हैं और कई महीनों से जेल में उनको रख रखा है। ऐसे बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन जो लोग जामिया में हमले करने गए थे या जेएनयू में जिन्होंने हमले किए थे, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम जानते हैं कि जेएनयू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग और उनके गुंडे, उन्होंने आक्रमण किया था, उनके वीडियो फुटेज मौजूद हैं हर जगह पर, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। तो ये बहुत साफ लग रहा है कि बहुत भेदभावपूर्ण ढंग से, बहुत ही पक्षपातपूर्ण ढंग से दिल्ली पुलिस काम कर रही है और जानबूझकर ऐसे लोगों को फंसा रही है, जेल में डाल रही है, गिरफ्तार कर रही है, परेशान कर रही है, उनका उत्पीड़न कर रही है, जो कि सरकार के विरोध में प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे, उनको
उनमें ज़ोर शोर से हिस्सेदारी कर रहे थे। तो बहुत ख़तरनाक स्थिति है, इसकी देश और दुनिया भर में विरोध हो रहा है और हर स्तर पर विरोध होना भी चाहिए। अगली खबर का रुख करते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि हमारे केंद्रीय मंत्री किस तरह से व्यवहार कर रहे हैं सार्वजनिक जीवन में, अफसरों से किस तरह से बात कर रहे हैं, लोगों के सामने कैसे पेश आते हैं। इसका एक उदाहरण है केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, जिन्होंने अधिकारियों को हड़काते हुए कहा कि वे अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट खोलकर अच्छे से ठोंकना जानती हैं। रेणुका सिंह आदिवासी मामलों की मंत्री हैं। रेणुका सिंह के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। बलरामपुर ज़िले की रहने वाली और दिल्ली से लौटकर क्वारंटीन सेंटर में रुके दिलीप गुप्ता ने यहाँ की ख़राब हालत का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। दिलीप गुप्ता ने क्वारंटीन सेंटर में मिल रहे ख़राब खाने और दूसरी सुविधाओं में खराबी की शिकायत की थी। गुप्ता ने आरोप लगाया था कि ज़िले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और तहसीलदार ने ये वीडियो अपलोड करने पर उन पर हमला किया था। गुप्ता ने यह भी कहा था कि अधिकारियों ने उनके बाल खींचे थे और उन्हें वीडियो बनाने के लिए दंडित करने की बात की थी। रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ के सरगुजा से सांसद हैं। इस दौरान वो क्वारंटीन सेंटर पहुंची थी और उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दादागिरी नहीं चलेगी। कोई भी अधिकारी ये न सोचे कि यहाँ हमारी सरकार नहीं है, हमने यहाँ 15 साल सरकार चलाई है। वे आगे कहती हैं, भगवाधारी भाजपा के कार्यकर्ताओं को कमज़ोर मत समझना। आप यहाँ जनपद में बैठकर, तहसील में बैठकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ आप जो भेदभाव कर रहे हैं ना, भूल जाइए आप। केंद्रीय मंत्री आगे कहती हैं, अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट खोल कर ठोंकना जानती हूँ बहुत अच्छे से। तो ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की एक केंद्रीय मंत्री हैं, जिम्मेदार शख्स हैं, जो इस भाषा में बात करती हैं, इस अंदाज में बात करती हैं अफसरों से। अगर क्वारंटीन सेंटर में वो दिलीप गुप्ता नाम के शख्स के साथ कोई ज़्यादती हुई है या उन क्वारंटीन सेंटर में व्यवस्थाएं सही नहीं हैं, उनका वीडियो उन्होंने बनाया था, उनके खिलाफ़ अगर वहाँ के अधिकारियों ने कुछ गलत सलत कार्रवाई की है तो उसका एक अपना ढंग है जो उस ढंग से उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जा सकती थी, उन्हें दंडित किया जा सकता था। लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री किसी राज्य में जाकर इस तरह से व्यवहार करती हैं तो ये घोर आपत्तिजनक है और इस तरह की भाषा किसी एक केंद्रीय मंत्री से तो कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करता है। अधिकारियों को अगर समझाना है, उन्हें वार्निंग देनी है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है, लेकिन ठोकना, पीटना, अंधेरी कोठरी में ले जाकर बेल्ट से मारना, ये बताता है कि रेणुका सिंह का चरित्र कैसा है, उनकी मानसिक संरचना कैसी है। और वो ये भी धमकी दे रही हैं, भगवाधारी हमारे जो संगठन हैं, हमारे जो लोग हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। तो ये एक बहुत ही आपत्तिजनक स्थिति है। इस पर राज्य सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित रूप से उन्हें केंद्र सरकार से भी इसकी शिकायत करना चाहिए। और ये एक ऐसा मामला नहीं है जिसे केवल अनदेखा करके एक मंत्री की गुस्से में आ गई कही बात करके इसको छोड़ देना चाहिए। इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाया जाना चाहिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। आज की तीसरी सबसे बड़ी खबर लेते हैं। दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली देश भी कोरोना का इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं, मगर बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि अपने काढ़े को कोरोना के इलाज में रामबाण बता रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने इसके ट्रायल की योजना भी बना डाली थी। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के इंदौर के कलेक्टर ने पतंजलि के काढ़े को कोरोना मरीजों में बांटने की अनुमति भी दे दी थी, लेकिन विवाद होने पर यह अनुमति वापस ले ली। इसके बाद बाबा रामदेव, उनकी कंपनी पतंजलि, स्थानीय प्रशासन और शिवराज सरकार प्रश्नकर्ताओं के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने एक काढ़ा तैयार किया है। अश्वगंधा और गिलोय समेत कुछ जड़ी बूटियों से ये बना है। कंपनी का दावा है कि कोरोना पॉजिटिव रोगियों के लिए काढ़ा रामबाण है। जिसके बाद पतंजलि कंपनी का विधिवत एक प्रस्ताव इंदौर पहुंचा। प्रस्ताव में कंपनी ने अपने काढ़े का प्रयोग कोरोना पॉजिटिव रोगियों पर करने की अनुमति चाही, लेकिन इस बीच कंपनी ने काढ़ा बांटना शुरू भी कर दिया। दावा किया गया कि प्रशासन की अनुमति पर काढ़ा को कोरोना के रोगियों और संदिग्धों को दिया गया। काढ़ा बांटे जाने पर कई जागरूक संगठनों ने आपत्तियां दर्ज कराई। आपत्ति करने वाले संगठनों का कहना था कि ये तो एक तरह का ड्रग ट्रायल है।
ज़िला प्रशासन और सरकार की इस तरह के ट्रायल को अनुमति देने का कोई अधिकार नहीं है। विरोध होने और सवाल उठने पर कलेक्टर मनीष सिंह ने यू टर्न ले लिया। उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज से प्राप्त प्रस्ताव में आयुर्वेदिक दवा मरीजों को काढ़े की तरह देने की बात कही थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज की जो डीन है उनका कहना बिल्कुल अलग है। बिल्कुल कलेक्टर जो कह रहे हैं उससे उलट है। उन्होंने कहा कि उनसे तो इसके ट्रायल की अनुमति मांगी गई थी और जिसको उन्होंने आगे सरकार को फॉरवर्ड कर दिया था। तो डीन कुछ कह रही हैं, कलेक्टर कुछ कह रहे हैं। ये बात, इनमें जो कंट्राडिक्शन उसको गौर करिए। बता दें कि भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ड्रग ट्रायल की अनुमतियाँ देने के लिए अधिकृत है। किसी भी राज्य को किसी भी तरह की दवा का ट्रायल प्रभावितों पर यदि करना है तो पूरे प्रोटोकॉल और ICMR की अनुमतियां बेहद आवश्यक हैं। मामले के तूल पकड़ने के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बाबा रामदेव पतंजलि कंपनी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। शिवराज सरकार ने कोरोना से बचने के लिए मध्य प्रदेश भर में आयुर्वेदिक काढ़ा और एक तेल और चूरन मुफ्त बांटा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी काढ़े की तारीफ कर चुके हैं। तो दरअसल ये काढ़ा फैलाया गया, ये धंधेबाजी भी है, ट्रायल का अपना एक बिजनेस है। जो आरोप लगता रहा शिवराज सिंह सरकार पर कि एक ट्रायल का उद्योग मध्य प्रदेश में उन्होंने चलाया है बाबा रामदेव के साथ मिलकर, जिसमें बाबा रामदेव खूब फल फूल रहे हैं। अब आप देखिए कि ये काढ़ा जो पूरा है ये प्रधानमंत्री से शुरू हुआ, जब प्रधानमंत्री ने कहा कि काढ़ा पीजिए रात के अपने संबोधन में, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। पता नहीं इम्यूनिटी बढ़ती है नहीं बढ़ती है, लेकिन वहाँ तक तो ठीक था जहाँ तक प्रधानमंत्री ने कहा कि आप काढ़ा ले लें। लेकिन अगर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनको काढ़ा बांटा जा रहा है बिना किसी इजाज़त के, अनुमति के, और वो भी अनुमति कौन दे रहा है? कलेक्टर साहब दे रहे हैं, जिनको इलाज के बारे में कुछ पता नहीं है, कोरोना के बारे में कुछ नहीं है, जानकारी नहीं है। और ये दबे छुपे ढंग से एक तरह का ट्रायल ही हो रहा था जिस पर कलेक्टर साहब लीपापोती करने में लगे हुए हैं। तो एक ट्रायल ही हो रहा था, ट्रायल करना चाह रही थी पतंजलि और ट्रायल के बहाने अपना धंधा फलने फूलने की इंतज़ाम कर रही थी। तो जाहिर है कि ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काढ़ा, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी काढ़ा पीते हुए उसका प्रचार करते हैं, चूरन बांटते हैं। तो जो मानसिकता इस पूरी पार्टी की है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर और वहाँ जो बैठे कलेक्टर तक को इस मानसिकता से ग्रस्त कर दिया गया है कि वो इस तरह के नीम हकीम इलाज को एक वैज्ञानिक ढंग से जो ट्रायल के ज़रिए दवाइयाँ बनती हैं, दी जाती हैं, उसके पैरेलल रख रहे हैं, उसके समानांतर रख रहे हैं। ये बहुत ख़तरनाक प्रवृत्ति है। इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। आगे चलकर अगर ये प्रवृत्ति बढ़ी तो बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। एक ICMR है जो पूरी इस तरह के ट्रायल्स को देखती है, उसकी इजाज़त देती है। अगर रामदेव साहब को ये इजाज़त चाहिए थी तो ICMR से ले लेते, लेकिन शायद उनको लगा होगा कि ICMR से तो ये मिलेगा नहीं, तो उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जो उनके परम शिष्य हैं या परम मित्र हैं, जो भी कह लीजिए, उनके थ्रू ये रास्ता बनाने की कोशिश की। कहा जा रहा है कि शिवराज रामदेव ने अमेरिका में भी इसके ट्रायल की इजाज़त मांगी थी, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बता रहा है कि हमारे यहाँ नीम हकीम उपायों को किस तरह से महत्व दिया जा रहा है, शिखर से लेकर नीचे स्तर तक। और अब आज की चौथी खबर, कोरोना के इलाज में लापरवाही बरतने, सामान्य प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने और डॉक्टरों को सामान्य सुविधाएं तक नहीं देने के आरोप तो गुजरात सरकार पर लगातार शुरू से लग ही रहे हैं। वेंटिलेटर और मास्क के घोटाले भी अभी ताज़ा हैं। अब विजय रूपाणी सरकार पर आरोप लगा है कि अपने डॉक्टरों को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, N95 मास्क और सामान्य कारगर ग्लव्स तक नहीं दे रही है। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के एक युवा रेजिडेंट डॉक्टर ने एक गुप्त चिट्ठी लिखकर पूरी बदइंतजामी के मामले को लीक कर दिया है। उस चिट्ठी में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उस चिट्ठी में कहा गया है कि अस्पताल प्रशासन ने पूरा बोझ जूनियर डॉक्टरों और रेजिडेंट डॉक्टरों पर डाल रखा है। सीनियर डॉक्टर गायब हैं, वे ना तो इलाज करते हैं और ना ही राउंड पर आते हैं। सारा काम करने के बावजूद रेजिडेंट डॉक्टरों को सामान्य सुविधाएं भी नहीं दी जा रही हैं। गुजरात हाई कोर्ट ने इस चिट्ठी का स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को तगड़ी फटकार लगाई। खत में आरोप लगाया गया है कि हमें ना तो PPE किट दिया जाता है और ना ही N95 मास्क। प्रसूति विभाग में सामान्य डिलीवरी के दौरान
डॉक्टरों को ग्लव्स तक नहीं दिए जाते हैं। इसके लिए बहाने बनाए जाते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार इस युवा डॉक्टर ने आरोप लगाया कि अस्पताल में अमानवीय स्थितियां हैं। वार्ड की स्थिति इतनी बुरी है कि उससे रोगियों को कोरोना होने का खतरा है, इलाज की तो बात ही दूर है। चिट्ठी लिखने वाले ने जानकारी दी है कि उनके विभाग में 8 और उनकी यूनिट में 5 रेजिडेंट डॉक्टरों में कोरोना संक्रमण पाया गया है। कुल 30 रेजिडेंट डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्हें मैरियट होटल में क्वारंटाइन कर दिया गया, पर अस्पताल प्रशासन ने क्वारंटाइन में पड़े इन डॉक्टरों का हाल चाल तक नहीं पूछा है। किसी ने एक बार फ़ोन तक नहीं किया है। अदालत ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं की तुलना डूबते हुए टाइटैनिक जहाज़ से की है और कहा है कि ये बहुत ही परेशान करने वाला और दुखद है कि आज की स्थिति में अहमदाबाद के सिविल अस्पताल की स्थिति बहुत दयनीय है। अस्पताल रोग के इलाज के लिए होता है, पर ऐसा लगता है कि आज की तारीख में ये काल कोठरी जैसी है, शायद इससे भी बदतर है। अदालत ने इस चिट्ठी का संज्ञान लिया है और सरकार से सवाल किया है। अब देखिए कि ये पूरा गुजरात मॉडल है, जिसमें अहमदाबाद की सिविल हॉस्पिटल, सबसे बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ ऐसी स्थितियाँ निर्मित हैं जहाँ सीनियर डॉक्टर आ ही नहीं रहे हैं, इलाज ही नहीं कर रहे हैं, सारा काम जूनियर डॉक्टर पे देख दिया गया है। और वहाँ के स्वास्थ्य मंत्री को कुछ पता नहीं है, वहाँ की सरकार को कुछ पता नहीं है किस तरह से काम हो रहा है, जबकि अहमदाबाद में सबसे ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, सबसे ज़्यादा गुजरात में कोरोना वहीं फैला हुआ है, लगातार उनकी तादाद बढ़ रही है। घोटाले हो रहे हैं उस सरकार में, मेडिकल इक्विपमेंट से जुड़े घोटाले हो रहे हैं। डॉक्टरों को, अहमदाबाद के डॉक्टरों को पीपीई वगैरह नहीं मिल रहे हैं, ग्लव्स नहीं मिल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि कितनी दयनीय हालत है, कितनी ख़राब हालत है। ये 20 साल में, इस 20 साल में इस राज्य ने जो विकास का मॉडल खड़ा किया है, ये उसकी देन है, जिसमें करप्शन है, भाई भतीजावाद है, अव्यवस्था है और इस तरह की स्वास्थ्य सेवाएँ हैं जिनसे रोगियों के इलाज की बात तो दूर है, रोग फैलाने की पूरा वहाँ पर इंतज़ाम है। बहुत ही ख़तरनाक स्थिति है। कोर्ट ने बहुत ही सही संज्ञान लिया है, सही टिप्पणियाँ की हैं और राज्य सरकार को जवाब देना चाहिए, राज्य सरकार से जवाब मांगा जाना चाहिए, राज्य के लोगों को जवाब मांगना चाहिए, क्योंकि ये राज्य सरकार उनके स्वास्थ्य के साथ, उनकी जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये पूरे 20 साल में इस सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने क्या किया है, इसका हिसाब वहाँ के लोगों को मांगना चाहिए। और अब आज की खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब दूसरे राज्यों को अगर यूपी के मजदूरों की ज़रूरत होगी तो पहले उस राज्य को यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। योगी ने कहा, लॉकडाउन के दौरान यूपी के प्रवासी श्रमिकों और कामगारों की जैसी दुर्गति हुई है, उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ है, वो चिंता का विषय है। भविष्य में किसी भी अन्य सरकार को अगर मैन पावर की ज़रूरत होगी तो उसे यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के चीफ राज ठाकरे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर किसी को यूपी के मजदूरों की सेवाएं चाहिए तो उसे यूपी सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अगर ऐसा है तो अब महाराष्ट्र में घुसने वाले किसी भी मजदूर को भी हमसे, हमारी सरकार से और हमारी पुलिस से अनुमति लेनी होगी। ऐसा न करने पर किसी को महाराष्ट्र में आने की अनुमति नहीं मिलेगी। राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कितनी समझ है हमारे देश की व्यवस्था की, मज़दूरों की। आज उनको अचानक मज़दूरों के प्रति प्रेम उमड़ रहा है। 3 महीने से उनको वापस लाने की उनको चिंता नहीं थी। 3 महीने बाद, 2 महीने बाद ये चिंता उनके दिमाग में आई और वो भी उनको आने नहीं दे रहे थे। जब बसें खड़ी होती तो उनको राज्य में घुसने नहीं देते हैं, बॉर्डर सील कर देते हैं। तमाम तरह की उन्होंने मज़दूरों को परेशान करने की सारे हथकंडे अपनाए। इसके बाद अब आ गए हैं तो अब दोष मढ़ रहे हैं राज्य सरकारों पर जहां वो गए थे। आपने अपने राज्य में क्या किया है उद्योग धंधों को बढ़ाने के लिए, ज़रा इसका हिसाब किताब दे दीजिए। क्या आपको ये अधिकार है कि आप मज़दूरों का ठेका ले लें, आप पंजीयन करेंगे, सारे रिकॉर्ड रखेंगे और दूसरे राज्य आपसे जब मांगेंगे तब आप मज़दूरों की सप्लाई करेंगे? क्या ऐसी कोई व्यवस्था किसी देश में हो सकती है? क्या उत्तर प्रदेश क्या कोई विशेष राज्य का दर्जा लेकर ये काम करेगा? समझने वाली बात है कि ये पूरा
जो मार्केट है खुला हुआ है और जॉब मार्केट भी खुला हुआ है और लेबर मार्केट भी खुला हुआ है। इसमें आप बाधाएं नहीं खड़ी कर सकते हैं। ये मज़दूरों के हक में है, उनके अधिकार का है कि वो कहाँ जाकर क्या काम करना चाहते हैं। ये आप तय करने वाले कौन होते हैं? आपको किसी ने ठेका नहीं दिया है इसका काम का। तो ये बता रहा है कि योगी आदित्यनाथ कितने अनुभवहीन हैं, कितने नासमझ हैं। उनको शासन, प्रशासन, देश की अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी कितनी कम है और इसी वजह से इस तरह की गलतियां वो बार बार कर रहे हैं और अहंकार में निरंकुशता के साथ इस तरह की घोषणाएं कर देते हैं, जिसके रिएक्शन दूसरे राज्यों से भी आते हैं। जैसा कि राज ठाकरे ने कहा, अगर दूसरे राज्य भी इसी तरह से बर्ताव करने लगे तो पूरे देश में किस तरह की अराजकता, टकराव की स्थिति बनेगी, ज़रा आप सोच सकते हैं। तो ऐसे नेता अपने प्रदेश के लिए, अपने प्रदेश की जनता के लिए भी खतरनाक साबित हो सकते हैं और देश में किस तरह की अराजकता और गड़बड़ियां पैदा करने में रोल प्ले कर सकते हैं, ये इस घटना से सीखा जा सकता है। इसे टाला जाना चाहिए। आप में अगर दम है, आप बहुत काबिलियत आप में है, तो आप राज्य में ऐसे उद्योग धंधों का विकास कीजिए जिससे यहाँ के मज़दूरों को बाहर जाने न पड़े, क्योंकि बाहर जाते हैं तो उन्हें अपमान भी झेलना पड़ता है और जाहिर है कि भेदभाव भी झेलना पड़ता है। जैसे यूपी और बिहार के मज़दूरों को मुंबई वगैरह में उनसे व्यवहार किया जाता है। लेकिन अगर आप उनसे बचाना चाहते हैं, आप सचमुच में मज़दूरों के हमदर्द हैं, तो पहले तो वो लेबर कानून जो आपने विड्रॉ किए हैं, स्थगित किए हैं, उनको वापस लीजिए। अगर इतने ही हमदर्दी है मज़दूरों के साथ तो उन कानूनों को हटाइए और मज़दूरों को मजबूती देने के लिए और कानून लाइए। लेकिन ये नहीं करेंगे। आप दरअसल मज़दूरों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, एक राजनीति कर रहे हैं और बहुत ही निम्न दर्जे की राजनीति कर रहे हैं। तो मित्रों, ये था आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, ज़रूर शेयर करेंगे, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि कल फिर आपसे मुलाकात होगी सुनिए सच में बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए। फिलहाल मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।